सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है तरकश, इसका आयोजन किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो देखो एक्सरसाइज का नाम याद रखना क्या है, तरकश है। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में हुआ। और इस बार इसका 7वां एडिशन है। याद रखना कहां पे हुआ, पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में ये हुआ। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के जो प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से ये पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने होते हैं। एक्सरसाइज का नाम, किनके बीच हुआ, कौन सा संस्करण है, कहां पे हुआ। अच्छा, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि 2024 में जितनी भी अभी तक जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूं शीट को बिल्कुल ध्यान से देखना और रिवीजन करते हुए चलना। तो इस साल की जो पहली एक्सरसाइज थी उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन। भारत और यूएई के बीच में हुआ था ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में। फिर सहयोग काजिन एक्सरसाइज हुआ था भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार इसका आयोजन हुआ था, पहला संस्करण था, मतलब भारत और थाईलैंड के बीच में। एक साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ था, दूसरा संस्करण था भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया था नाटो ने। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई ने मिलकर किया था, कहां पे, अरब सागर के ऊपर। और सदा तनसीक एक्सरसाइज पहला संस्करण हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में, कहां पे, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, विशाखापत्तनम में हुआ ये। एक दोस्ती एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, 16वां संस्करण था भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और यूएस के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था ये अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत भी एक देश था। भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था। कहां पे हुआ था, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ था। और वैसे सेशल्स के साथ भी हमने एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज किया था, लिमितीय अभ्यास उसका नाम है, कहां पे, सेशल्स में ही। टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज हमने अभी भारत के साथ में किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, भारत के अलग अलग स्थानों पे हुआ था, ये 10 दिनों तक चला था। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था ये राजस्थान में। डेस्टलिक एक्सरसाइज अभी 5वां संस्करण हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, कहां पे, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच एक्सरसाइज, इसमें हमारे सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था, लक्षद्वीप में हुआ था ये। एक विक्टस हेज नाम का एक्सरसाइज भी आपने सुना होगा, अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है वो इसका आयोजन करेगी। अंतरिक्ष में पहली बार ये युद्ध अभ्यास करेगा। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था भारतीय तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर के ये एक्सरसाइज किया था पंजाब में। और अभी शक्ति एक्सरसाइज हमने पढ़ा था भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था मेघालय के उमरोई में। तो मैंने आपको बताया जनवरी से लेके अभी अप्रैल तक ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिया, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा कपिल सिब्बल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसे जीत लिया है वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल ने। उन्होंने 20 साल बाद ये चुनाव जीता है। इससे पहले भी वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1995 में, 1997 में और 2001 में। बाकी ऑप्शन पे देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने, आर शंकर रमन लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष बने थे, और रवि शंकर की बात करेंगे तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ये फिर से बन गए हैं। बाकी देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक इसके बारे में बताया गया है भाग 5 में। और अभी वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। लेकिन अगर बात करते हैं कि हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो आंसर होगा हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी नाम याद रखना फातिमा बीवी है। अभी वैसे इनका निधन हो गया, और अभी इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था। और पहली महिला अगर चीफ जस्टिस पूछोगे तो वो अभी तक कोई नहीं है, भविष्य में बन सकती है, बीवी नागरत्ना उनका नाम है। बाकी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी कई सारे पोर्टल, कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, कुछ एक मैं आपको बताऊं तो एक तो सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था, सुपेश पोर्टल लॉन्च किया था, फास्टर पोर्टल लॉन्च किया था, एक सुवास पोर्टल भी लॉन्च किया था।
और अगर मैं पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है तो आंसर होगा आर्टिकल 32। वही हाई कोर्ट के संबंध में पूछूंगा तो आंसर होगा आर्टिकल 226। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे आप हाई बीपी भी बोलते हो, तो इस दिन के रूप में मनाते हैं। हाई बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो ये दिन उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2006 में मनाया गया था। और बात करें इस बार की थीम क्या है। थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैटिक प्रश्न बन जाता है, साइंस का प्रश्न बन जाता है कि ब्लड प्रेशर ये किससे मापते हैं, तो आंसर होगा सिग्मोमेनोमीटर। ये जरूर याद रखना। और एक जनरल बात भी मैं आपको बता दूं, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा जो साइंस पढ़ते हैं या जिनके साइंस सब्जेक्ट रहा है, कि जब भी किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा होता है तो उसे हाई बीपी का मरीज माना जाता है। देखो, बीपी को हम दो संख्या में लिखते हैं। पहली संख्या जैसे कि यहां पे आप देखोगे 140 है, इसे सिस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर ये क्या बताती है कि हमारे हृदय से यानी कि हार्ट से ब्लड जो है वो रक्त वाहिकाओं में, जिसे आर्टरीज कहते हैं, उसमें जब जाता है तो उस पर कितना दबाव, कितना प्रेशर पड़ रहा है वो ये बताता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उन रक्त वाहिकाओं पे, आर्टरीज पे, उतना ज्यादा खतरा है। और अल्टीमेटली ये शो क्या करती है, ये शो ये करती है कि आपके हार्ट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो कितने प्रेशर के साथ ब्लड को आगे नसों में भेज रहा है, जिसे आप आर्टरीज बोलते हो। तो पहली रीडिंग तो ये बताती है। और दूसरी जो संख्या है, दूसरी जो रीडिंग है, जैसे कि यहां पर है 90, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और ये क्या बताता है, ये दो धड़कनों के बीच जो प्रेशर होता है उसे बताता है। और अगर ये ज्यादा होता है तो भी टेंशन है, और ये ज्यादा होने का क्या इंडिकेशन है, ये बताता है कि आपके रक्त को, आपके ब्लड को नसों में फ्लो करने में दिक्कत हो रही है, उसके आगे रुकावटें आ रही है। खैर, ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया तो समझने वाली बात थी कि इसकी रीडिंग कैसे मेजर करते हैं और वो रीडिंग क्या शो करती है। तो कम से कम आप पढ़ रहे हो तो इतनी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ा बहुत तो। लेकिन अभी काम की बात हम बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, तो इतना सा याद रखो कि ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं, तो 17 मई को मनाते हैं। और थीम याद रख लेना बस। और हाँ, ये ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं ये भी ध्यान रखना, इस डिवाइस का नाम। बाकी चलो एक बार मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस हो गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी होता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस होता है। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस होता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हो गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हो गया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया दिवस हो गया। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो गया, टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को भी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया। फिर अभी 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया। और 16 मई को 3 दिवस हमने देखे, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, नेशनल डेंगू डे और सिक्किम का स्थापना दिवस। और अभी 17 मई को ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस देखा। तो मई के ये सारे डेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। फेडरेशन कप 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है ये। यहाँ पे कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका कि गोल्ड मिला, 82.27 मीटर दूर। और हमने अभी पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि नीरज चोपड़ा का अब तक का जो सबसे बेस्ट थ्रो है वो आया था 2022 में, जब स्वीडन का स्टॉकहोम डायमंड लीग का आयोजन हुआ था। वहां पे उन्होंने 89.94 मीटर दूर भाला फेंका था। वैसे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड ही तो जीता था, उसके बाद ही तो ये फेमस हुए थे। और वहां पे उन्होंने कितनी दूर फेंका था, 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। और उसी के सम्मान में हम 7 अगस्त को, क्योंकि वो तारीख, वो दिन था 7 अगस्त का, हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इनसे संबंधित ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, इनको मिले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की भी अगर हम बात करें तो पद्मश्री इनको 2022 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला था और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2018 में। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी।
फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा हेमंत खत्री को। हेमंत खत्री कौन है? वे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD है और अभी इन्हीं को PSU समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? गौ कनेक्ट के द्वारा। क्यों मिला? तो उनकी अच्छी लीडरशिप यानी कि उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, बाकी उद्योग से जुड़े लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला, सम्मान मिला है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये सारे 2024 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट है ये। एक तो लेटेस्ट हमने ये भी रस्किन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, भी साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला, तो ये याद रखना। उसके अलावा व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, अभी 2024 में मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। और इसी तरह का एक और पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, यह आलोक शुक्ला को मिला था। ये छत्तीसगढ़ से है और पूर्णिमा देवी बर्मन यह असम से है, ध्यान रखना, इनके राज्य भी ध्यान में रखना। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार अभी मिला पंडित राजेंद्र गंगानाई को। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला 2021 के लिए, और 2023 के लिए बिल गेट्स को। अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला ये पावुलेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को मिला। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार ये रिकेन यामामोटो को मिला। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना प्रेस्कोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। और अगर मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें, जो कि इसका 72वां एडिशन था, इसे जीता था शेनिस पलासियो ने, वो निकारागुआ से हैं। 2023 का JD बिरला पुरस्कार ये डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ये जगतगुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला था। KPP नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को मिला। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। और असम वैभव सम्मान असम का सर्वोच्च सम्मान है, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूम एंड रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान मिला था प्रभा वर्मा को, रुद्र सात्विकम के लिए। तो ये जितने भी अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए या बार बार रिवाइज कराता हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इसमें से एक भी मिस मत करना, सारे आपको याद होने चाहिए। और इसी तरह से बार बार रिवाइज करवाऊंगा तो आपको ये यहीं पे याद हो जाएंगे। बाकी साथियों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों को, अपने साथियों को आप वीडियो शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, जहां पर भी हो, एक बार प्लीज शेयर जरूर करना। बाकी आपके लिए इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज में तैयार करता हूँ, वो आपको मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। ये पैनल PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है क्विज और PDF। लिंक आपको मिलेगा एप्लीकेशन का कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। फतह सेकंड क्या है? अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो ये एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसके रेंज 400 किलोमीटर है। रॉकेट सिस्टम है मतलब एक के बाद एक मिसाइल निकलेंगी, ये उस तरह का रॉकेट सिस्टम है। और अभी इसका सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने, तो इतना सा ध्यान रखना है बस। दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या तो पूछ लेगा फतह सेकंड क्या है, या भी फतह सेकंड जो एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण अभी किसने किया, तो ये प्रश्न बन जाएगा, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अभी आपको याद होगा DRDO ने ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया था। उसी तरह से अभी DRDO ने न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। और उससे पहले MIRV तकनीक के साथ, MIRV मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ अभी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भी किया था DRDO ने। वैसे भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीदा है, जिसे हमने क्या नाम दिया? सुदर्शन नाम दिया है, ये जरूर याद में रखना। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हमने अभी किस देश को बेची है? चलो अभी तो मैं आपको उत्तर कर देता हूं, फिलीपींस को हम बेच रहे हैं। अभी इसकी पहली खेप भी भेज दी गई है। और यहां से देखो ये भी प्रश्न बन सकता है, जो हमने पहली खेप भेजी है फिलीपींस को, उसे किस विमान से भेजा है? थोड़ा डीप में जाकर के प्रश्न आ गया, तो उत्तर करना C-17 ग्लोब मास्टर। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा अभी एक और देश को हमने 2 विमान बेच रहे हैं,
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट हो चुका है उस देश का, उसका नाम है गुयाना। कौन से विमान है? डॉर्नियर 228 विमान है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बाकी देखो यहाँ पे बात पाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद होती है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, लेकिन अभी यहाँ पे नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों बन गए, तो दोनों के नाम याद रखना। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अभी पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी मरियम नवाज, जो कि पंजाब प्रांत में बनी थी। और अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही पहले सिख मंत्री कौन बने थे, ये पूछेंगे तो आंसर करना सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। आपको याद हो तो अभी इसी साल की बात है, भारत ने पाकिस्तान में जाने वाली एक नदी के पानी को रोक दिया था। कौन सी नदी? रावी नदी। उस पर शाहपुर कंडी डैम बना करके। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं हम? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक ये कहां पे आयोजित हुई? तो आंसर होगा उलान बटोर में। तो अभी भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक ये अभी हुई है, 16 और 17 मई 2024 को हुई। कहां पे हुई? मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में। और ये बैठक हर साल होती है। इस बार इसमें भारत सरकार का नेतृत्व किया हमारे जो रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अमिताभ प्रसाद ने। और इस आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना दोनों देशों के बीच में। बात मंगोलिया की है तो ये रहा मैप में मंगोलिया। कैपिटल इसकी उलान बतोर है, करेंसी है टोगरोग और प्रेसिडेंट है उखना खुरेलसुक। और आपको पता है भारत और मंगोलिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। और मंगोलिया में खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज होती है जिसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं, तो भारत भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, उलान बटोर से एक और प्रश्न आपको याद आएगा, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक 2024 की जो 10वीं बैठक हुई थी वो उलान बटोर में ही हुई थी, जहां पे इसके रीजनल रजिस्टर में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की भी 3 थी। तो वो 3 कौन कौन सी थी अगर बात करें तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। ये तीनों नाम जरूर याद रखने हैं हमें। और कुछ समय पहले का एक प्रश्न है वैसे कि हमारे जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, वो मंगोलिया की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उखना खुरेलसुक उनका नाम है, उन्होंने इनको एक हॉर्स गिफ्ट किया था, एक घोड़ा गिफ्ट में दिया था। उस घोड़े का नाम क्या है? उस घोड़े का नाम तेजस था। ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी थी? तो आंसर होगा सेला सुरंग को। हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। अब इसने सेला सुरंग को हमारे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। सेला सुरंग की बात करें, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में। और अभी इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। और इसकी लंबाई की बात करोगे 2.6 किलोमीटर है और हाइट की बात करेंगे 13,000 फुट पर है ये सी लेवल से। और ये सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर स्थित है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से याद आएगा, अभी इसने अपना स्थापना वर्ष 65वां स्थापना वर्ष मनाया था, अभी 2024 में पढ़ा था हमने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के उमलिंग ला में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भी बनाई थी, आपको याद होगा। उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इसने। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ। कुछ पुल हैं, कुछ ब्रिजेस हैं जो अभी न्यूज में रहे थे, जो हमने बनाए, वो सब हम देखते हैं। यहाँ पे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, अभी भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल अगर आपसे पूछेंगे कहाँ पे बना, तो आंसर होगा नागपुर में। आपको याद है भारत का पहला केबल रेल पुल ये है अंजी खड पुल, जो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 473 मीटर। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल रिवर ब्रिज की अगर बात करते हैं तो ये डॉक्टर भूपेन हजारिका है, जिसे डोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, असम में मिलेगा। लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और आपको याद है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे बना था? वियतनाम में बना था। व्हाइट ड्रैगन जिसको नाम दिया गया, 632 मीटर ये लंबा है। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना था चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई बताती है। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये तमिलनाडु में बना था, 570 मीटर लंबा है। उसी तरह से दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आप सभी जानते हो ये एक रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है।
359 मीटर ऊंचा है ये और लंबाई में 1315 मीटर लंबा है ये। वैसे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो कर्नाटक का हुबली स्टेशन है ना, जो जिसको अब श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे आप जानते हो, वहां पे बना है। लंबाई है 1507 मीटर। और बिल्कुल नवीनतम अगर बात करेंगे तो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये बना, जिसका नाम अटल सेतु रखा है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। याद होगा अभी 2024 में मोदी जी ने ही जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था। अब 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका नाम है T50। वैसे भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसको अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। 9.2 किलोमीटर लंबी है ये। अटल सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर है। इन दोनों की लंबाई में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, ध्यान में रखना। अटल सुरंग आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। आपको याद है अभी देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल ये शुरू किया गया था कहाँ पे? गुजरात के द्वारका में, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन भी अभी 2024 में हुआ था, मोदी जी ने किया था। लंबाई है 2.32 किलोमीटर। और ये सेला सुरंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या रिवाइज कर लिया? अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट पुल, सुरंग या कोई रोड वगैरह अगर न्यूज में थे तो वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। देखो, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो उनको बता रहा हूँ, क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है मेरी पूरी कोशिश, क्या पार्ट है वो तो आपको कराऊं ही सही, साथ में उससे संबंधित जो पिछले 6 महीने के या 1 साल का करंट अफेयर्स होता है वो भी आपको रिवाइज कराऊं, और जो प्रश्न होता है उसी से संबंधित आपको रिवीजन करवाता हूं। क्योंकि जब हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीज चल रही होती है। तो अगर रिवीजन किसी और चीज का करा दूंगा तो फिर वो मैच नहीं बैठेगा। जैसे मान लो अभी हम सड़क की बात कर रहे हैं, हमने पुल वगैरह देखा और मैं आपको रिवीजन कराने लग रहा हूं अवार्ड्स का, अपॉइंटमेंट्स का। देखो ये अपॉइंटमेंट हमने पढ़े थे, ये अवार्ड्स हमने पढ़े थे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि वो कराने में मुझे बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि प्रश्न से संबंधित फैक्ट्स ढूंढने में मुझे समय देना पड़ता है। मेरा बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन फिर मजा भी उसी में है, और वही मजा मैं आपको देना चाहता हूँ। बस आप लोगों से एक गुजारिश रहती है कि जो मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए वो सफल हो जाए। उसके लिए आप प्लीज अपने क्रैक एग्जाम चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जिस तरह से मेरे मन से आवाज आती है कि आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना है, आप लोगों को अपना मान करके सोचता हूँ, अपना मान करके कर्म करता हूँ, तभी मैं समय की परवाह नहीं करता। जितना समय लगेगा अच्छे कंटेंट बना करके देना है। अपना नहीं मानूंगा आप लोगों को तो फिर मन से यार कर दो ना, फॉर्मेलिटी तो करनी है। तो प्लीज आप भी अपना समझे और इसे सपोर्ट करें। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में आप शेयर जरूर करें, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला अभी पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, जो आपकी न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है, और अगर डेली आप क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा। याद करो, पिछले साल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया था। कहां पे? गिफ्ट सिटी गुजरात में। जिसका पर्पस क्या है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और यहाँ पे क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स होते हैं उनको पहली बार गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी। इससे पहले भारत में डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन आरबीआई के द्वारा नामित कुछ बैंकों को और एजेंसीज को ही मिलती थी। फिर वो देश भर में डीलरों को, ज्वेलर्स को ये गोल्ड बेच सकते थे। तो आप कह सकते हो कि ये एक्सचेंज भारत में बुलियन इंपोर्ट के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इससे फायदा क्या हुआ? छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वेलर्स के लिए कीमती धातु का व्यापार आसान हो गया। कीमती धातु मतलब गोल्ड सिल्वर की बात हो रही है। और बुलियन की अगर बात कर रहे हैं, ये जो शब्द आपको अजीब सा दिख रहा होगा, पहली बार सुनने में दिख रहा होगा, बुलियन, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप यूं समझो ये सोना और चांदी है, जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% और 99.9% शुद्ध माना जाता है। ये बार और सिल्लियों के फॉर्म में होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय मिलेगा, और चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी प्रसिद्ध हिंदी और मराठी कथाकार मालती जोशी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2018 में। तो प्रसिद्ध कहानीकार यानी कि कथाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का भी निधन हो गया। वे हिंदी और मराठी भाषा में अपने काम के लिए जानी जाती थी। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और वे कहाँ से थी?
मतलब उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और आपको पता है औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। अच्छा, निधन से आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो पहली महिला मंत्री थी उनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? कमला बेनीवाल। उसके अलावा एक नाम हमने पढ़ा था एलिस मुनरो का। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में। इनका भी अभी निधन हो गया। और आप कह सकते हो ये कनाडा की पहली नागरिक थी जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, अभी सुशील मोदी का निधन हो गया। वे किस राज्य के डेप्यूटी सीएम थे? तो आंसर होगा बिहार के। और उससे पहले आपको याद होगा एक उर्दू साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक, इनका भी निधन हो गया। किस वर्ष इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पढ़ा था हमने 2004 में। 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि सुधीर कक्कड़ का नाम याद रखना, भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते थे, निधन हो गया। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, पीटर हिंग्स, निधन हो गया। अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे डैनियल कन्नमेन, इनका भी निधन हो गया। और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ध्यान में रखना। और ये था गाइस आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करेंगे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 16 मई को। फिर पूछ रहे हैं कमला बेनीवाल का निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी? राजस्थान। भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया, नाम है सुनील छेत्री। भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया, नाम है भीष्म। और अभी नासा ने अपने एआई के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? डेविड सॉल्वगनिनी। फिर पूछ रहे संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? राइनो हॉर्न। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले का भी मौत हो गया, निधन हो गया राफा शहर में। ये राफा शहर कहाँ पर है? गाजा में। और आखिरी प्रश्न पूछा विश्व महिला टेबल टेनिस एकल सिंगल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। तो चलो अभी कल का प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो आंसर होगा नईमा खातून। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।